हाँ बच्चों, हम लोग कल जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में बताया गया था जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। अल्प समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1981 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 70 करोड़ थी और 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। इसके कई कारण हैं। कई कारण में जैसे मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या बढ़ने का कारण है मृत्यु दर में कमी आई, मातृ मृत्यु दर में कमी हुई, शिशु मृत्यु दर में कमी हुई, साक्षरता की कमी है ना। तो ये कई कारण हैं कि जिनके कारण से निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा कि अगर से जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो हमारे लिए समस्या क्या होगी। खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, संक्रामक रोगों के फैलने की समस्या होगी, कपड़ा नहीं मिल पाएगा, आवास नहीं मिल पाएगा, पीने के पानी नहीं मिल पाएंगे, है ना। चिकित्सा का अभाव हो जाएगा, यातायात हो जाएगा। इस नाते हमको करना क्या है, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करना है ना। तो इसके लिए देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कि परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियाँ क्या हैं। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियाँ। हम अब आगे देखेंगे परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियाँ, है ना। यानी कि नीड एंड मेथड, नीड एंड मेथड, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन में देखते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार परिवार मानव जाति में जनसंख्या की इकाई होती है। यानी कि परिवार क्या है, मानव जाति में जनसंख्या की इकाई है। परिवार मानव जाति में जनसंख्या की इकाई है ना। परिवार मानव जाति में जनसंख्या की इकाई होती है। अतः जनसंख्या जो है परिवारों की संख्या और परिवारों में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जनसंख्या क्या है, अतः जनसंख्या परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या और परिवारों में सदस्यों की संख्या और परिवारों में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। संख्या पर
निर्भर करती है ना। जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने में से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो सकती है। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं, है ना। यानी कि परिवार नियोजन में क्या है, परिवार मानव जाति में जनसंख्या की इकाई है। अतः जनसंख्या परिवारों की संख्या और परिवारों में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। जिससे यह स्पष्ट है कि परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को, यानी कि परिवार नियोजन देखते हैं, परिवारों में संतानोत्पत्ति है ना की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो सकती है। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार नियोजन में देखा जाए, जनसंख्या की इकाई क्या है, परिवार है ना। और हम कर क्या सकते हैं, परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जा सकता है। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं, है ना। अच्छा, देखते हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। परिवार नियोजन की आवश्यकता, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता में हम देखते हैं कि जैसे छोटा परिवार होता है तो सुखी होता है। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है ना। यानी कि बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। अपनी अपनी आय, स्वास्थ्य, समय आदि के अनुसार माता पिता एक निश्चित सीमा में ही व्यवस्था कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होता है तो बच्चों को पालन पोषण की कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ साथ स्वयं माता पिता का स्वास्थ्य चिंताओं और अधिक परिश्रम के कारण बिगड़ जाता है। इसके विपरीत छोटा परिवार होता है तो प्रत्येक बच्चे को पालन पोषण की समुचित सुविधाएं प्राप्त होती हैं और माता पिता भी चिंता मुक्त, सुखी और स्वस्थ होते हैं। यानी मतलब परिवार जो है छोटा होना चाहिए, है ना। जब परिवार छोटा रहेगा तो माता पिता के आय के अनुसार जो बच्चों की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। यदि परिवार में संख्या ज़्यादा होगी तो संख्या ज़्यादा होने पर आय कम होने के कारण से
ना तो बच्चों को उचित आवास, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, मकान, है ना, नहीं दिया जा सकता है, जिसके कारण से बच्चों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसके साथ साथ माता पिता पर भी जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य उनका जो है चिंता के कारण से बिगड़ जाता। तो ये रही जो है परिवार नियोजन की आवश्यकता, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, छोटा परिवार। परिवार कैसा होना चाहिए, छोटा परिवार, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। परिवार नियोजन की आवश्यकता है भाई, कि परिवार छोटा होगा तो परिवार क्या होगा, सुखी होगा, क्योंकि आय के अनुसार जो है ना, अपने बच्चों को उचित शिक्षा या उनकी उचित आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं इसमें, पालन पोषण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव। पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पृथक व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्ति के आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों का योग होता है। व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ पालन पोषण पर निर्भर करता है, यानी जो व्यक्तित्व का विकास होगा ये पालन पोषण पर निर्भर करेगा। बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के कई उत्कृष्ट लक्षणों का पूरा विकास नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं और सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में ये बाधक सिद्ध हो सकते हैं। छोटे परिवारों में उच्च स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के कई उत्कृष्ट लक्षणों का विकास होता है। ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित होता है, उनमें निखार होता है, ये उत्कृष्ट नागरिक बनकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं ना। यानी कि भाई परिवार यदि बहुत बड़ा होगा तो उसमें बच्चों का जो पालन पोषण होगा, पालन पोषण जो है निम्न स्तर का होगा, जिनके कारण से उनके विकास की उत्कृष्ट लक्षणों की पूर्ति नहीं हो पाती है। बड़े होकर के वे अच्छे नागरिक बन नहीं पाएंगे। लेकिन छोटा परिवार होने के कारण, है ना, उच्च स्तर का पालन पोषण होगा, जिनके कारण से बच्चों के जो है उत्कृष्ट लक्षणों का विकास जो है पूरा का पूरा होता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि मानव जनसंख्या की जो वर्तमान वृद्धि दर है, इसमें संपूर्ण मानव जाति के विनाश एवं विलोप की क्षमता है। अच्छा, इस समस्या का एकमात्र हल परिवार नियोजन है। भाई जैसे मानव जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, ये जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, मानव जाति के विनाश एवं विलोप का कारण बनेगी। भाई जैसे जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट होगा, तो जनसंख्या विस्फोट में क्या है भाई, यही विनाश और विलोप का कारण बनेगा। इसका निर्माण क्या है, इसका मात्र हल क्या है कि परिवार नियोजन की विधियों को अपनाया जाए, और जिनके कारण से जब जनसंख्या सीमित होगी तो या परिवार सीमित होगा तो उनका जो है उचित पालन पोषण किया जा सकता है। इसके लिए तमाम विधियां हैं, परिवार नियोजन की जो है तमाम विधियां हैं। परिवार नियोजन की विधियां, देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए घातक होता है। ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ये पूरे मानव जाति के लिए जो है क्या है, घातक है।
देखा जाए तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय और विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों की समस्या है। भाई देखा जाए ये सभी राष्ट्र की समस्या है। भाई जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि जो है जिस भी देश में होगा तो वो जनसंख्या जो है क्या होगी, विनाश का कारण होगी। तो यह समस्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। हम भारत देश में हैं तो भारत जैसे विकासशील देश की भी समस्या है। विकासशील देश परिवार नियोजन के परिपालन हेतु प्रतिवर्ष अरबों रुपए व्यय करते आ रहे हैं, क्योंकि परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार के स्तर पर होता है। समाज के अंतर्गत इसकी विस्तृत जागरूकता अति आवश्यक है। अब परिवार को जागरूक करने के लिए, यानी जो समाज में परिवार है उसको जागरूक करने के लिए जो है तमाम विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा घरों, समाचार पत्रों, पोस्टरों आदि के माध्यम से परिवार नियोजन तथा इससे होने वाले लाभों का विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए। भाई जैसे हम परिवार नियोजन की विधियाँ कैसे अपनाएंगे, तो जो ये सबकी समस्या है, ये भारत जैसे विकासशील देश की भी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है ना। लेकिन अब हम भारत जैसे विकासशील देश में हैं तो इस देश को जागरूक किया जाए, है ना। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या होंगे, उस परिणाम को सब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए माध्यम क्या हैं, माध्यम है रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा घर है, समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, पोस्टर हैं, है ना, आदि के माध्यम से जो हम क्या करते हैं, परिवार नियोजन की विधियां तथा इससे होने वाले लाभ का प्रचार करते हैं। ठीक है, ये विधियां अपनाई जा रही हैं। देश भर में परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना किया जाए, जिससे लोगों को नियोजन की व्यापक जानकारी दी जाए। भाई क्या किया जाए, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाएं। देश भर में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाएं, है ना। उस केंद्र के माध्यम से लोगों को क्या किया जाए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को बचाया जाए, यानी केंद्र स्थापित किया जाए जो परिवार नियोजन के बारे में उनको व्यापक जानकारी दे, है ना। फिर जो शासकीय या फिर अशासकीय चिकित्सालयों में बंध्याकरण आदि की व्यापक सुविधाएं हों। परिवार नियोजन को अमल में लाने वाले नागरिकों को रोजगार, लोक सेवा आदि में प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इनकी संतानों को शिक्षा आदि की समुचित सुविधाएं दी जाए। इसके विपरीत परिवार नियोजन को अमल में न लाने वाले नागरिकों को शासकीय एवं सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया जाए। भाई जैसे विधियां हैं, लोगों को जागरूक किया जाए। जो लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझ रहे हैं और परिवार नियोजन का पालन कर रहे हैं, उनके बच्चों को उचित शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था की जाए। और जो लोग परिवार नियोजन के महत्व को ना समझ करके जो है जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, भाई जो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं शासकीय और सामाजिक सुविधाओं से उनको वंचित किया जाए। पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन की आवश्यकता, इसको कहाँ सम्मिलित किया जाए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन की आवश्यकता, महत्व और विधियों का जो है समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन सब विधियों को अपना करके जो है क्या कर सकते हैं, देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम जागरूक कर सकते हैं। ठीक है।
अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम गर्भ निरोध। अच्छा, जिसको हम कहते हैं कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोध। तो कंट्रासेप्शन क्या है? मानव के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में जनन से संबंधित हार्मोन का स्रावण तथा इनके प्रभाव से जननांगों की सक्रियता निरंतर न होकर के जो है किसी विशेष ऋतु में होती है, जिसको हम कहते हैं जनन काल कहते हैं, है ना। यानी कि मानव के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकियों में जनन से संबंधित हार्मोन का स्रावण तथा इनके प्रभाव से जननांगों की सक्रियता निरंतर न होकर किसी विशेष ऋतु में होती है, जिसे इनका जन्म काल कहते हैं, जनन काल कहते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि मानव के अतिरिक्त तमाम प्रकार के कशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। तो उन जंतुओं में जनन से संबंधित हार्मोन का स्रावण और इनके प्रभाव से जननांगों की सक्रियता निरंतर नहीं होती है, किसी विशेष ऋतु में पाई जाती है ना, जिसे क्या कहते हैं, इनका जनन काल कहते हैं। यानी ये जो है हमेशा संतानोत्पत्ति नहीं होता है इनमें, बल्कि क्या होता है कि इनमें हार्मोन का स्रावण जो है विशेष ऋतुओं में होता है, जिनके कारण से, है ना, ये उस समय क्या करते हैं, संतानोत्पत्ति की क्रिया करते हैं। कहने का मतलब मैथुन जो है यहाँ पर क्या है, सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही पाई जाती है मानव के अतिरिक्त। लेकिन मानव क्या है, मानव जो है विकसित जंतु है ना, जो इनके गोनाड्स पाए जाते हैं, मानव में जंतु जो होते हैं ये हमेशा सक्रिय होते हैं। लेकिन मानव में गोनाड्स जनक तथा अन्य जननांग
सदैव सक्रिय रखते हैं, सदैव सक्रिय, है ना। ये इससे भाई तमाम प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, लेकिन मानव के अतिरिक्त जितने भी स्तनी वर्ग के जंतु हैं उसमें जो उनका जन्म काल होता है वो विशेष ऋतु में ही पाया जाता है ना। उसमें हार्मोन का स्राव विशेष ऋतु में होगा जो उनके जननांगों को सक्रिय करता है। लेकिन मानव में क्या है कि इनके जननांग जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं और इनके जनन जो होते हैं हमेशा सक्रिय रहेंगे। इनके जंदों में युग्मक कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं, है ना। देखिए मानव का विकास हुआ है तो विकास के क्रम में क्या हुआ कि भाई जो अन्य प्रकार के स्तनी हैं, कशेरुकी हैं, उसमें हार्मोन का स्रावण सिर्फ किसी विशेष ऋतु में होता है और वो विशेष ऋतु जो है उनका जनन काल कहलाएगी। लेकिन मानव में जो जनक पाए जाते हैं उनके जननांग जो होते हैं ये हमेशा सक्रिय रहते हैं और उसमें जंदों में युग्मक कोशिकाएं जो है निरंतर बनती रहती हैं। अच्छा, उस विकास के क्रम में मानव में श्रेष्ठतम बुद्धि, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी, गूढ़ चिंतन एवं नियोजन की क्षमताओं का विकास हुआ है। इन सबसे मानव को पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन अपनाने की प्रेरणा मिली है ना। तो जिनके कारण से भाई जब जननों का विकास हुआ है और जनक हमेशा सक्रिय रहेंगे तो इनमें जो संतानोत्पत्ति की क्रिया है ये हमेशा, मतलब जो अन्य प्रकार के स्तनी है किसी विशेष ऋतु में जो है जनन काल आता है तो उनके जननांग सक्रिय होते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। लेकिन मानव में क्या है कि उनके जनन और जननांग जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, युग्मक कोशिकाएं जो है हमेशा बनती रहती हैं, जिनके कारण से संतानोत्पत्ति की क्रिया भी होती रहती है। तो होता क्या है कि जिनके कारण से क्या होगा भाई, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, इसके लिए तमाम विधियां अपनाई जाती हैं, है ना, तमाम विधियां अपनाई जाती हैं और उन विधियों में क्या है, पहले बंध्याकरण हम देखते हैं क्या किया जाए, बंध्याकरण किया जाए। बंध्याकरण, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो जनन वाहिनियां होती हैं उनको किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जंदों से युग्मक कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो बंध्याकरण की विधि है, बंध्याकरण की विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जनदों से युग्मक कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। देखिए इसमें जो ये विधि है बंध्याकरण की, इसमें करते क्या है कि जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जंदों से युग्मक कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। देखिए पुरुषों में वृषण कोश के ऊपरी भाग में शुक्र वाहिनियों को काटकर, यानी जो पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या करते हैं, वृषण कोश के ऊपरी भाग में, वृषण कोश के ऊपरी भाग में
शुक्रवाहिनियों को काटकर, शुक्र वाहिनियों को काटकर, है ना, इनके दोनों सिरों को बांध देते हैं। यानी पुरुषों में क्या करते हैं, वृषण कोष के ऊपरी भाग में शुक्रवाहिनियों को काटकर, है ना, दोनों सिरों को, इनके दोनों सिरों को बांध देते हैं। है ना, ये छोटा सा जो है क्या है, शल्य प्रक्रिया होती है ना, जिसको हम कहते हैं बैक्सोटोमी कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे, बैक्सेक्टोमी। ये प्रक्रिया क्या करते, पुरुष में क्या करते हैं, वृषण कोष के ऊपरी भाग में शुक्रवाहिनियों को काट करके इनके दोनों सिरों को बांध देते हैं। ये छोटी सी शल्य क्रिया होती है जिनके द्वारा जो है शुक्रवाहिनियों को काट करके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बैक्सोटोमी कहलाती है। अच्छा, स्त्रियों में क्या करते हैं, स्त्रियों में गर्भाशयी नाल को काटकर, गर्भाशयी नाल को काटकर गर्भाशयी नाल को काटकर बांध देते हैं, दोनों सिरों को बांध देंगे। इसके लिए भी शल्य क्रिया करनी पड़ती है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि पुरुष में बैक्सेक्टोमी और इसमें क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इसमें जो गर्भाशयी नाल है इसको काट करके जो है बांध देते हैं। इसके लिए भी जो है शल्य क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन ये शल्य क्रिया जो है बैक्सेक्टोमी से ज़्यादा जटिल होती है। ठीक है, तो ये विधि हो गई। इसके अलावा जो है कुछ है, हम देखते हैं हार्मोनिक गर्भ निरोधन, है ना। इसके अलावा जो है ना, हार्मोनिक गर्भ निरोधन का उपयोग करते हैं। तो हार्मोनिक गर्भ निरोधन में जो है इसके लिए गोलियां खाई जाती हैं। ये युग्माणु जो है जनन तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप करते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी गोलियां जो होती हैं ये प्रोजेस्टेरॉन की अधिक तथा ईस्ट्रोजन की कुछ मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण हट जाता है, जो अंडाशयों को सक्रिय करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जब स्रावण घट जाएगा तो अंडाशयों की सक्रियता जो होती है ये घट जाती है ना। तो इस तरीके से कुछ हार्मोनिक गर्भनिरोधन गोलियाँ आती हैं। उन गोलियों को खाने से क्या होगा कि गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन जो इसके लिए हार्मोन्स की गोलियां आती हैं, और ये गोलियां क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन की जो है अधिक मात्रा होती है, प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा ईस्ट्रोजन की कुछ मात्रा प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा और ईस्ट्रोजन की
कुछ मात्रा होती है। यानी कि जो गोलियां खाई जा रही हैं, इन गोलियों में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है और ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है कम होती है, जिसके कारण से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है स्रावित हार्मोन, यानी जिसके कारण पीयूष ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन FSH तथा LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण घट जाता है ना, जो अंडाशयों को सक्रिय करते हैं। भाई जब ये घट जाएगा तो अंडाशयों की सक्रियता क्या हो जाएगी भाई, FS और LH का स्रावण जो घट जाएगा, और ये क्या करते थे, उनके अंडाशयों को सक्रिय करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, गोलियों के द्वारा जो है गर्मियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा पाई जाती है, ईस्ट्रोजन की कम मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन का स्राव करता है ना। इनके स्राव के कारण से अंडाशयों की सक्रियता जो होती है क्या होगी, घट जाएगी। जिसके कारण से अंडाशयों की सक्रियता घट जाती है ना। तो ये है इस तरीके से जो है, ठीक है, तो ये तमाम विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम ये विधियां अपना करके जो है परिवार नियोजित यानी कि जनसंख्या को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इसी में सेरोगेट माँ। आगे हम देखते हैं सेरोगेट माँ। तो सेरोगेट माँ क्या है, सेरोगेट माँ सेरोगेट माँ। देखिए, अगर से कोई स्त्री गर्भधारण में समर्थ नहीं है तो इन विट्रो निषेचन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर तकनीक के द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। अतः ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, सेरोगेट माँ। यानी कि सेरोगेट माँ क्या है, देखिए, ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, सेरोगेट माँ कहलाती है। सेरोगेट माँ कहलाती है। सेरोगेट माँ मतलब अगर कोई स्त्री जो है गर्भधारण करने में समर्थ नहीं है तो इन विट्रो निषेचन ट्रांसफर तकनीक के द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में
प्रविष्ट करा दिया जाता है ना। आता है ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, सरोगेट माँ कहलाती है। ठीक है।